नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप लोगों का स्वागत है द प्राइम टाइम शो में। और आज के प्राइम टाइम शो में बात होगी असेंबली की, क्योंकि आज ऑटम सेशन असेंबली का समाप्त हो चुका है और इसी के समापन के साथ काफी सारी उम्मीदें लोगों की जो बंधी हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आज लोगों ने जो उम्मीदें सेशन से लगाई हुई थी वो उम्मीदें पूरी हो पाई या नहीं हो पाई। सबसे पहले आपको बता दें कि आज वो आखिरी दिन था जब असेंबली सेशन आज समापन होने वाला था, समाप्त होने वाला था। आज कंप्लीट हुआ असेंबली सेशन और इसी के साथ काफी सारे डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में जहां पर बात की गई, वहीं पर असेंबली के सेशन के दौरान कई जगहों पर घमासान युद्ध भी देखने को मिले। जब घमासान युद्ध हुए तब ऐसे में कुछ एमएलए ऐसे थे जिन्हें मार्शल आउट करके बीच में बाहर भी निकाला गया, बहसबाजी भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए और बीच बीच में कभी कभी जनता की बात भी यहां पर की गई। जब मार्शल आउट किया गया तब कल के दिन की अगर बात करें तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी देखा था कि आरएस पठानिया समेत दो और यहां पर बीजेपी के एमएलए से जिन्हें मार्शल आउट किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कल के दिन अपने तीनों एमएलए के समर्थन में बाहर चली गई थी। तो आज नटशेल में आपको बता दें कि इस दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आज जब ये समापन हुआ सेशन का, तब समापन के ठीक बाद मीडिया से बातचीत की गई और वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर जी के द्वारा। आइए सुनते हैं कि उनका इस पर क्या कहना था, क्योंकि उनका कहना है कि असेंबली सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था। पर जो मुझे कहना था मैंने वो हाउस में कह दिया। आप उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है? आपको मैंने फिगर्स दे दिया इस हाउस के दौरान कितने क्वेश्चन आए, कितने एडमिट हुए, कितने डिस्कस किए, कितनी बिल्स आए, कितने रेजोल्यूशन आए। बहरहाल हमने हर मौके पर कोशिश की कि अगर हमारे पास टाइम बहुत कम था, 5-6 दिन का ये सेशन रहा, लेकिन 6 दिन को का हमने सही इस्तेमाल किया। ऑनरेबल मेंबरान ने भी सही इस्तेमाल किया, उसको कोई शक नहीं। हर एक ऑनरेबल मेंबर बोलना चाहता और हमने हतल मौजूद तो मैं मेंबरान को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल किया। आगे भी उम्मीद रखूंगा कि वो हैवान का वक्त कोई वक्त का सही इस्तेमाल। तो इसी दौरान आपने सुना कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब का ये कहना था कि हमने इस दौरान पूरी कोशिश की कि जितना हो सके उतना ज्यादा बेस्ट एफर्ट्स इस सेशन के दौरान दिए जाएं। दूसरी तरफ बात करेंगे इस सेशन के ठीक ओवर हो जाने के बाद की, तो कई सारे ऐसे डेली वेजर्स थे, कैजुअल लेबरर्स थे जिनकी आंखें और उम्मीदें टिकी हुई थी इस ऑटम असेंबली सेशन के ऊपर, पर कहीं ना कहीं जहां वो रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे थे वो रेगुलराइजेशन उन्हें मिल नहीं पाई। काफी समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि जनाब जितना हो सके उतनी जल्दी हमें SRO 64 के तहत आप लोग रेगुलराइज कीजिए। पर अफसोस की बात यह है कि रेगुलराइजेशन तो मिल नहीं पाई, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि काफी समय हो चुका है हम लोगों को लगातार अपनी ड्यूटीज करते हुए, और अब जहां पर हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था, खास करके जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जी का, जिन्होंने जब पहले चुनाव लड़ना था उससे पहले उनका यही कहना था कि सबसे पहले तो जब मैं जीत कर आऊंगा तमाम डेली वेजर्स को पक्का करने का हम काम करेंगे, पर पक्के वो लोग हो नहीं पाए। रही बात रेगुलराइजेशन की, तो फिर कल जब PHE के तमाम डेली वेजर्स के बारे में बातचीत की गई और आज भी जब बातचीत की गई तो मिनिस्टर जावेद राणा का ये कहना था कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर अभी भी ये मामला कंसिडरेशन के अंदर है और इस पर काम अभी चल रहा है। हालांकि 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किए हुए, पर अभी तक जवाब कुछ भी नहीं है। मेरे साथ इस वक्त शाहिद हसन जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता कश्मीर से। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 शाहिद, काफी समय से कैजुअल लेबरर्स और या फिर डेली वेजर्स हों, सब लोग उम्मीद के साथ बैठे हुए थे कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आएगा, पर क्या इसके बारे में आज चर्चा हुई असेंबली में? क्या असेंबली में इस बारे में कोई बातचीत की गई थी?
जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि अगर हम इस ऑटम सेशन की बात करेंगे, इसमें हमने देखा कि खुद चुनी हुई सरकार के जानिब से जो श्रीगोपारा बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं, उनके जानिब से एक रेज़ोल्यूशन लाया गया था, जिसमें बाद में ये कहा गया था कि इस पे वोटिंग होनी चाहिए, मगर खुद उनको अपनी पार्टी ने कहा कि जनाब आप इसको विथड्रॉ कीजिए क्योंकि उनके पास जो है कहीं न कहीं जवाब नहीं है। और अगर हम कैजुअल लेबर्स और डेलीवेजर्स की बात करेंगे तो लगातार जो है हमारे माध्यम से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और आज भी मैंने खुद यहाँ कैबिनेट मंत्री जावेद रैना से ये सवाल पूछा कि कैजुअल लेबर्स डिलीवेजर जो है वो पुकार लगा रहे हैं कि आखिरकार हमारे लिए जो है इंसाफ किया जाए क्योंकि हम आपने देखा होगा कि परसों जो है यहाँ श्रीनगर के अंदर भी प्रदर्शन हुआ और उसमें जो है बाकायदा तौर पे आम लोगों की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, डिलीवेजर्स की बात करें, उनका कहना है कि अगर एमएलएस की सैलरी 3 लाख बढ़ सकती है तो कैजुअल लेबर्स और डिलीवेजर्स का मामला क्यों हल नहीं होगा। मगर अगर आप ने पूरा ये सदन देखा होगा जब जब जो है सरकार को सवाल करने की कोशिश की गई अपोजिशन पार्टीज की अगर बात करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें सज्जाद गनी लोन साहब है, जिसमें बाकी लोग भी शामिल हैं। हमने देखा कि लगातार जब उनके जानिब से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी सरकार कहीं ना कहीं जो है अटेंशन डाइवर्ट कर रही थी। अब ये आज कहा गया कि ये कंसिडरेशन में है। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि जब एक प्रदर्शन हुआ श्रीनगर सीएम रेजिडेंसी के बाहर उस वक्त जो है 6 महीने का टाइम मांगा, 6 महीने से ज्यादा टाइम हुआ तो अल्लाह ही जानता है कि इनका हाल क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जब कैजुअल लेबर डिलीवेजर से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि अब हिम्मत नहीं है, हाल भी बेहाल हो चुका है। और हमने देखा कि कैजुअल लेबर डिलीवेजर्स के मामले में जब यहाँ पे चर्चा होने वाली थी, जब रेजोल्यूशन लाया गया, हमने ये देखा कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं इस वक्त 27 असेंबली में उनके विधायक हैं, उन्होंने उस रेजोल्यूशन पर कहा कि हम वोट देंगे। पीडीपी के 3 कैंडिडेट्स ने कहा हम वोट शाहिद देंगे। शाहिद आज कांग्रेस के आज 6 लैंड कैंडिडेट। राइट्स के ऊपर भी आज कुछ वहां पर वाहिद पारा साहब कुछ बात कर रहे थे। उस दौरान ऐसा क्या हंगामा हुआ था, क्या बात हो गई थी उस दौरान? बिल्कुल आज जो है तनवीर सादिक की जानिब से जो है लीज पे बात उठाई गई। जैसे हम जानते हैं कि पिछले दिनों भी गुलमर्ग के अंदर जब ये वाक़ा पेश आया, जब वहां पे एक होटल का लीज खत्म हुआ उसके बाद सरकार ने इसको जो है टेक ओवर किया, तो जब उसके जानिब से तनवीर सादिक के जानिब से सवाल पूछा गया तो वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि जनाब अगर हमने बिल लाई थी तो उस बिल में क्या था। तो हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चुनी हुई सरकार के जानिब से फिर से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। हमने देखा कि बीजेपी के एमएलए भी खड़ा हुए, उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ने बिल लाई है तो उस बिल में यही कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोग क्रिकेट लैंड में रहते हैं या गाछचराई में रहते हैं या रोशनी लैंड में रहते हैं या इन्होंने अपने सेब के बगीचे अगर क्रिकेट लैंड में बनाए हैं तो इनको जो है वहां पे रहने का हक दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स कीजिए, फी इनसे लीजिए, कम से कम इन्हीं को हक दीजिए। क्योंकि हम मैं आपको बता दूं आरएस पठानिया की बात करें, वहीद पर्रा की बात करें, सज्जाद गनी लोन की बात करें, एमएलए कष्टवार सिविल परिहार की बात करें, तलाटिया जी की बात करें, ये इन्होंने वहीद पर्रा का पूरा साइड लिया। इन्होंने कहा कि जो वहीद पर्रा कहता है कम से कम उस पर चुनी हुई सरकार गौर करे क्योंकि वहीद पर्रा साहब कह रहे हैं कि अगर 30 साल पहले किसी ने सेब का बगीचा बनाया, 30 साल पहले किसी ने मकान बनाया तो उसको जो है उसका हक दिया जाए। और हमने देखा कि उस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कहा कि पीडीपी का ऑफिस जो है वो स्टेट लेवल में है, इसलिए वो कह रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब मैंने वहीद पर्रा से खुद बात की तो वहीद पर्रा से जब मैंने सवाल पूछा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इल्जाम लगाया गया। वहीद पर्रा ने कहा कि हमें पूरी तरह से पता है वक्त की प्रॉपर्टीज हो, लालचौक की दुकानें हो, गुटकार हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस हो, हमें पता है वो कहाँ है, मगर हम उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं जितने भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज की जब बात करते हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, जिन्होंने वहां पर या साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में सेब के बगीचे बनाए हैं या कोई पैडी फील्ड में काम करता है, उसको जो है उसका हक देना चाहिए, उसको उसका मालिक बनाना चाहिए, उससे फ्री लेना चाहिए। मगर हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है वो उसमें भी खामोश रही। जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई सारी उम्मीदें लगाई गई थी कि क्योंकि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी कुछ कहा था। सबसे बड़ी जो डिमांड रखी गई थी जनता के द्वारा इस बार के असेंबली सेशन में कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जो 1 लाख नौकरियों का वादा करके बैठी है या तो उसे पूरा किया जाए, और दूसरी तरफ कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजरों की बहुत निगाह थी इसके ऊपर। पर क्या नौकरियों को लेके कुछ सामने आया शाहिद? जी देखो, नौकरियों को लेकर डिस्कशन हुई तो सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो उससे बड़ा
मामला जो जम्मू कश्मीर का है, जो आपको भी पता है, जनता को भी पता है कि जम्मू के फ्लड्स, क्योंकि कश्मीर के अंदर फ्लड्स आए, जी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। सेब के बगीचों में नुकसान हुआ, जम्मू के अंदर घर तबाह हुए, आशियाने तबाह हुए, दुकानें तबाह हुए, घर इस वक्त जम्मू के लोग जो है छत के बगैर है। तो उस पे जब डिस्कशन करने जा रही थी तो उस पे भी डिस्कशन नहीं हुई। फिर भाजपा के एमएलए ने ये भी नारे लगाए कि जम्मू के साथ इंसाफ कीजिए, और उन्होंने कहा कि ये इंसानियत का मामला है, क्योंकि मौसमी सरमा आने वाला है, सर्दियां आने वाली है। जैसे हम जानते हैं कि कश्मीर के अंदर बर्फबारी होगी, जम्मू के अंदर जो है माइनस के अंदर टेम्परेचर चला जाता है, तो कुछ लोग वहां छत के बगैर है, बालू के नीचे रह रहे हैं। वो एलओपी साहब की जानिब से जब कहा गया तो उस पर डिस्कशन नहीं हुई, नौकरियों को लेकर जवाब नहीं दिया गया। जवाब इस तरह से दिया जाता है कि जनता भी परेशान, लोग भी परेशान, वहां पे जो चुने हुए नुमाइंदे जो है वो खुद परेशान, क्योंकि जब मैनिफेस्टो की बात जो आपने छेड़ी, जब कहा जाता है कि मैनिफेस्टो में ये था, तो जवाब मिलता है कि 80% मैनिफेस्टो कंप्लीट हुआ है। अब कहाँ कंप्लीट हुआ है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे किसी को डबल राशन नहीं मिल रहा, यहाँ पे 12 गैस सिलेंडर किसी को नहीं मिले। यहाँ आपने 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, तो पर ईयर आपको 20,000 नौकरियां देनी थी, वो नहीं देखने को मिली। कैजुअल लेबर, डेली वेजर, रिजर्वेशन पॉलिसी, तो हमने देखा कि जहाँ स्पीकर साहब की जानिब से अपना जो है उन्होंने रखा है, ये अपना स्टैंड रखा है कि असेंबली सदन ठीक ठाक से चला, मगर जब हमने वहीद परा से बात की, उन्होंने कहा ठीक से नहीं चला। विक्रम रदावत से बात की, उन्होंने कहा ठीक नहीं चला। इफ्तिकार चौधरी जो कांग्रेस के लीडर है, वो कहते हैं कि लोगों को बहुत उम्मीदें थे मगर इतना हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि जो उम्मीदें लोगों की सदन से थी, क्योंकि कुछ निकल कर नहीं आया, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हवाले से कोई अपडेट नहीं आया। कैजुअल लेबर, डिलीवेजर, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान या हमारे जम्मू के भाई जिनको सैलाब से घर तबाह हुए, उनके बारे में जब डिस्कशन नहीं हुई, तो आप खुद सोच सकते हैं कि सदन में किन चीजों को लेकर डिस्कशन हुई। और सबसे बड़ी बात जो इस सदन में देखने को मिली, खुद चुनी हुई सरकार के एक विधायक ने जो है एम्प्लॉयमेंट में बिल लाई, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों को उम्मीदें थे, शायद लोग जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद से अब इजाज़त लेना चाहेंगे और वहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इस दौरान एक एमएलए ऐसे थे जो इस सेशन को बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाए। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर महराज मलिक की। महराज मलिक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है महराज मलिक इस सेशन को अटेंड करें, एक उम्मीद की किरण थी। पर कल के दिन जब हाईकोर्ट ने इस बात के ऊपर आगे एक हियरिंग सुनी, तब उस दौरान फिर से उसका नतीजा यही निकल कर आया कि आज के दिन भी महराज मलिक सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। खास करके बहुत सारे महराज मलिक के फैंस थे जो उन्हें मिस कर रहे थे और उनका कहना था कि हमारे डोडा की बात रखने के लिए ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारा सोशल मीडिया, अगर महराज मलिक के नाम से आप सर्च करेंगे महराज मलिक इन असेंबली सेशन, तो लोग इस तरह के गाने लगा रहे हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस तरह के गाने लगा लगा कर लोग महराज मलिक के लिए बुरा तो महसूस कर ही रहे हैं। वहीं पर जम्मू के डोडा इलाका, मतलब जम्मू खित्ते की बात हो रही है, वहां पर जो जिस डोडा को रिप्रेजेंट करते हैं महराज मलिक, उन लोगों की बात रखने के लिए वहां पर कोई नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एलओपी सुनील शर्मा की। और उन्होंने आज जब मीडिया से बात की तो उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं जहां पर इस असेंबली सेशन में ढेर सारी बातचीत हो सकती थी जनता के बारे में, वो नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जो सवाल उठाए गए थे उसके ऊपर जो ये चुनी हुई सरकार है उसके मिनिस्टर्स जवाब देने में फेल हो चुके हैं। भाई पटेल को हम आज बार बार नमस्कार करते हैं। उन्हीं के नाम पे आज एकता दिवस होता है, रन फॉर यूनिटी होती है, जिसको हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी, वो विविधता में एकता मानते हैं। और दूसरा, आज ही फाउंडेशन डे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का था। आज के ही दिन जम्मू कश्मीर
यूनियन टेरिटरी बना है और भारत के इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो भी टेरिटरी हो, जो भी प्रदेश हो, जो भी कोई क्षेत्र हो, उसकी जो भी शेप हो, जिस दिन वो बना है उसका दिन मनाया जाता है। ये गौरव का दिन होता है, ये गर्व का दिन होता है। भारत का एक अटूट अंग जो बेशक आज संघ शासित राज्य है, लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है। और जब से ये संघ शासित बना, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में शांति आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बही है और वही आज दिन मनाया गया था। मैं वहीं पे गया हुआ एलजी साहब ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम पे होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि बार-बार हो चुकी है, क्या कुछ कहें? जो वोट है एलजी साहब के फंक्शन में मैं भी था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप बार-बार कह रहे हो कि स्टेटहुड स्टेटहुड, कहाँ पे आपको स्टेटहुड काम नहीं करने दे रहा है? स्टेटहुड तो काम करने में कोई रोक नहीं रहा। आपने इतनी बड़ी करप्शन की, स्टेटहुड इसने रोका आपको? इसने यूनियन टेरिटरी ने। आप देखिए कल इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया तो ये किस में हुआ? स्टेटहुड नहीं था तभी नहीं। तो इसका मतलब है कि स्टेटहुड आपको रोक नहीं रहा। अगर करप्शन करने के लिए आपको स्टेटहुड अलाउ कर रहा है, ये यूटी अलाउ कर रहा है, तो काम करने के लिए कौन रोक रहा है? डिप्टी सीएम जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं आप पर। 28,000 करोड़ जो पैकेज आया था वो कहाँ पर गया? वो भी जवाब। अरे उनको कोई लॉजिक्स हैं, कोई आर्गुमेंट्स हैं डिप्टी सीएम के पास? देखा आपने कोई लॉजिक, कोई आर्गुमेंट? अननेसेसरी सेंसलेस बातें होती है। मुझसे पूछो 28,000 करोड़ सरकार में तुम बैठे हो, डिपार्टमेंट तुम्हारे पास, निकालो ना, खंगालो, लाओ लोगों के सामने अगर हिम्मत है तो। तुम मिनिस्टर हो ना, करो इन्वेस्टिगेशन जरा, मानेंगे। लेकिन अपनी भी कराओ। जो कल एक स्कैंडल एक सैंपल के रूप में आया है, अपनी भी कराओ ना। तुम्हारे पास है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तुम जानो हम किस खाते में जवाब देंगे? सरकार इनकी, तो बीजेपी क्या करे? सरकार इनकी है ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको चलाता है, तो इनको सीएम साहब तो खुद डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। नहीं, लोकली चल रहा है। क्या गवर्नमेंट की लड़ाई स्टेटहुड की है या गवर्नमेंट की लड़ाई पब्लिक वेलफेयर की है? ये मुझे बताया जाए। इनको चुना गया है कि तुम स्टेटहुड लाओ। ख्वाब तो इन्होंने 370 के दिखाए थे, ख्वाब तो इन्होंने 35 के दिखाए थे। आप स्टेटहुड पे आइए, हमारा एजेंडा है 5 अगस्त का एजेंडा है। हमने कहा है कि भाई स्टेटहुड हम देंगे। ये एनसी का एजेंडा नहीं है, ये सरकार का एजेंडा नहीं है, ये 5 अगस्त का एजेंडा है। उमर साहब को ये पूछो कि आपने 15 अगस्त की स्पीच में कहा था हम घर घर जाएंगे सिग्नेचर कराने स्टेटहुड के लिए। चलो ना, बीजेपी के विधायक भी साथ चलेंगे। हमारा एजेंडा 5 अगस्त का लागू करो ना घर घर जाके। कह दो कश्मीर के लोगों को यही सच है। यही बीजेपी कहती है कि स्टेटहुड ही मिलेगा। 370 और 35 के ख्वाब रहेंगे। बोले ना, स्टेटहुड के लिए नहीं चुना है इन्होंने। जो ख्वाब दिखाए थे, एक तो गुमराह, उसमें क्या, दूसरा इन्होंने सड़क, स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली के लिए चुना। वो बात करें ना। स्टेटहुड से क्या बीजेपी को क्या नुकसान हो? कोई नुकसान नहीं। हम चाहते हैं स्टेटहुड जो कल आए वो आ जाए ना। हमें बिल्कुल डेफिनेटली आवाज क्या, हमारी बातें होती है लगातार प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। आवाज वो उठाएंगे जिसकी आवाज पहुंची नहीं। हमारी पहुंच रही है, लगातार बात हो रही है। थैंक यू। तो चलिए जी, ये थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा, और उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि सरकार के मिनिस्टर्स फेल हो चुके हैं सभी सवालों के जवाब देने में। आपको क्या लगता है कि क्या ये असेंबली सेशन जिस तरीके से लोगों की बात रख सकता था और यहाँ पर लोगों की बात हो सकती थी, क्या ये जरूरी नहीं था? क्या ये जरूरी नहीं था कि जिस जनता ने इन सभी नुमाइंदों को चुनकर यहाँ पर लाया ताकि वो उनकी बात रख सकें, उस जनता के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए था? अपनी राय आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पर देखिए, बड़ी बात यही है कि जनता के लिए ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए था। हालांकि रही बात अपॉइंटमेंट्स की और रही बात रोजगार की, तो यहाँ पर ये कल देखने को मिला था कि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने ये बात ज़रूर रखी थी कि काफ़ी समय से अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाई हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। पर सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर तक ये बात सीमित नहीं है।
बात और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स की आ जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर अपॉइंटमेंट्स होना अभी भी जरूरी है, ताकि जम्मू कश्मीर का वो सारा युवा जो इस वक्त डिग्रियां कर करके बैठा हुआ है, उन्हें उसका फल जरूर मिले और वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर कमा सके और एक इज्जतदार जिंदगी जी सके। ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी उस तरह से गरीबी नहीं देखी है। जम्मू कश्मीर के लोग खुददार लोग हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता ये उम्मीद रखती है कि हमने जिन चुने हुए नुमाइंदों को यहाँ पर वोट देकर जिताया है, वो लोग हमारी बात रखें आगे। चलिए, अब उम्मीद की जाती है अगले असेंबली सेशन की। उम्मीद की जाती है कि अगले असेंबली सेशन में कुछ ना कुछ फ्रूटफुल जरूर निकलकर सामने आए। तब तक के लिए द प्राइम टाइम शो देखते रहिए। मुझे दीजिएगा इजाजत। आज शाम के लिए इतना ही। नमस्कार।